हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 7.2 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 7.1 हम कर चुके हैं। इसमें आप जो है बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रल करना सीखेंगे। इसमें होता क्या है, एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम वेरिएबल चेंज करते हैं और वेरिएबल चेंज करने के बाद उसको इस फॉर्म में ले आते हैं जो आपने 7.1 में मेथड अप्लाई किया था। वो एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म कह लीजिए, डायरेक्ट फार्मूले से हमने उसे किया था, वो मेथड यहाँ पर अप्लाई होगा। उस मेथड से हमें इसे करना है। तो यहाँ जब वेरिएबल चेंज करेंगे तो याद रखिए कि यहाँ पे dx जो होगा वो इंटीग्रल का, वो भी आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो अभी देखते हैं। इसके अलावा वहाँ पे आपने साइन और कॉस को ही सिर्फ देखा इंटीग्रेट करना। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स था और कॉस एक्स का इंटीग्रल माइनस साइन एक्स था। बाकी रह गए थे टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, उनका इंटीग्रल हमने वहाँ नहीं निकाला। उसको निकालने का मेथड हम इसी एक्सरसाइज में सीखेंगे, लेकिन वो बाद में निकालेंगे। पहले मैं आपको मेथड बता दूँ, और मैं क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी है इसके अंदर, 39 क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं मुझे, तो मैं इसमें से एग्जाम्पल भी यहीं से शुरू कर देता हूँ ना, वरना काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज आ रही है हमारे पास 7.2 और क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं 1 जी। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। देखिए यहाँ मैं मेथड भी समझाऊंगा, तो इसको ज़रा गौर से देखिएगा, हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें क्या करना होता है सॉरी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें क्या करना होता है, यहाँ पे आपको दो फंक्शन दिए होंगे। क्या दिए? दो फंक्शन दिए होंगे। उसमें से एक फंक्शन जो है दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। और जैसे एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स भी होगा, ठीक है ना। तो एफ एक्स को हम कुछ टी सपोज कर लेंगे, वाई सपोज कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ देख लेंगे कौन सा फंक्शन किसका डेरिवेटिव है सॉरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फंक्शन है 2x, एक है 1/x²। मैं इसे दो फंक्शन की फॉर्म में लिख लेता हूँ। एक तो फंक्शन मैंने लिया 1/1 + x², ठीक है, और दूसरा फंक्शन है 2x dx, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 1 + x² का डेरिवेटिव 2x होता है। 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, x² का 2x हो गया, ठीक है ना। तो जिसका डेरिवेटिव है, यानी जो फंक्शन एफ एक्स है, उसे आप टी सपोज कर लीजिए। आपकी बुक में टी सपोज किया, इसने टी कर रहा हूँ, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं, वाई भी सपोज कर सकते हैं। लेट 1 + x² = 2, ठीक है। अब देखिए, नोट कीजिए क्या करने जा रहा हूँ मैं। दोनों तरफ से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी, विद रेस्पेक्ट टू x। तो 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया और 2x² का आ गया 2x, ठीक है। अब जो है = क्योंकि हम t को डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा dt/dx। टी का डेरिवेटिव 1 आ गया, वो मैंने लिखा नहीं है, और फिर साथ में क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू x करना है dt/dx आएगा, सही है। अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये सारा प्रोसीजर एक सही है, सभी इसी तरह से करना पड़ेगा, इसलिए इसे गौर से समझ लीजिए। 2x² dx = dt, सही है। पहले दो फंक्शन हमने देखे, एक को नोट किया कि दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव है। जिसका डेरिवेटिव है यानी 1 + x², उसे टी सपोज कर लिया, दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट कर लिया, ठीक है ना। जहाँ टी लिखा था वहाँ dt/dx लिखा है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया। आइंदा से जो है मैं इसके फ़ौरन बाद ये लिखूँगा, जहाँ x² आ रहा है उसके साथ dx, और जो राइट हैंड साइड पर वो dt लिखा जाएगा ना। ये हमारा। अब ये जो सब्स्टिट्यूशंस आपके पास आई हैं, ये आप यहाँ रखना शुरू करेंगे। इसे आई नाम दे दीजिए। आई से ये होगा, हम एकदम आई इससे कनेक्ट हो जाएंगे कि आई = ये आई है, आई है, ये इंटीग्रल बनाया। अब देखिए ये लिखा था हमने फंक्शन 1/x², तो 1 + x² को क्या लिया हमने टी, तो ये हो गया 1/t। दूसरा है 2x dx, वो है, सॉरी ये मैंने क्या कर दिया, ये 2x आएगा ना, 2x dx, तो ये 2x dx है, इसे मैंने लिख दिया dt, ठीक है। बात समझ में आ गई आपके। तो पहले जो हमने वैल्यू रखी, फिर जो उसका dx के साथ जो नंबर आया उसको ऐसे लिख लिया। अब आपको याद होना चाहिए कि 1/x होता था log, यहाँ मॉडुलस ऑफ x या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x लिखा करते थे, तो यहाँ आ जाएगा log t, ठीक है। यही था ना,
कि लॉग के साथ ये मॉडुलस मतलब, क्योंकि टी पॉजिटिव होता है, और साथ में हमें सी भी लिखना है। जिस वक्त आप इंटीग्रेशन का साइन ख़त्म करेंगे तो सी लिखना होगा। ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। सिर्फ इतना रह गया है कि टी की वैल्यू रख दीजिए। लॉग टी क्या लिखा है, 1 + x²। ये देखिए, मुझे मॉडुलस में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉग के बाद हमेशा पॉजिटिव नंबर आना चाहिए और ये निगेटिव हो नहीं सकता। 1 भी पॉजिटिव, x² भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्लियर है, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ये 2 लाइनें वगैरह खींचें से, सीधा ये आ गया आपके पास आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, है ना क्वेश्चन। और देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा मेथड और क्लियर होगा आपको। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 2 तो देखना ये होता है कौन सा फंक्शन किसका डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर फिर मैं आई शुरू से ही लिख देता हूँ, ताकि आगे जब सब्स्टिट्यूशन कर लूँ तो प्रॉब्लम ना हो। log x होल स्क्वायर अपॉन x, और क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये dx तो बहुत ज़रूरी है। सही है। अब यहाँ पर भी हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, वो तो पहला क्वेश्चन था इसलिए लिख दिया था, लेकिन ज़रूरी नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। यहाँ पर log के बाद x लिखा हुआ है, यानी इन्होंने x पॉजिटिव लिया है। अगर x पॉजिटिव नहीं ले हो, कोई डाउट होता तो फिर हम इसको इन्हें उस एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखना पड़ता ना। अब ये खुद ही कह रहे हैं log x में, तो हमें ज़रूरत नहीं उसको लिखने की, तो हम भी log x इसी लिख देंगे। तो हाँ, log x का डेरिवेटिव 1/x आ गया। ठीक है ना। ये log के बाद x होने का मतलब है, फिर याद रखिए कोई कुछ नहीं है यहाँ पर कि पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पर ये। तो अब log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x। तो लेट log x इज इक्वल टू क्या सपोज करें, t। और फिर यहाँ पर आप जो है इसको ले सकते हैं 1/x। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब x लेंगे तो उसके साथ खाली dx लिख देंगे, और जब इधर लेंगे तो ये dt आ जाएगा। सही है। तो ये सारी लाइन ये पहले एक्सप्लेन करने के लिए आपको लिखी थी, तो शॉर्ट फॉर्म यही होती है, जिधर x लिखा है उधर dx लिख दीजिए, और जिधर t लिखा है उधर dt लिख दीजिए, 1/x dx। तो यहाँ पर अब हम आते हैं वापस, log x की वैल्यू t ली है आपने, तो ये t² हो गया, और 1/x dx, 1/x dx ये बराबर है dt के, ये dt लिख दिया। तो इस तरह से ये आपके पास आ गया t³/3। पिछले फार्मूले से फार्मूला याद होगा आपको, x⁴n = xn+1/n+1, है ना, वो आ गया प्लस c। ठीक है। और t की वैल्यू रख दीजिए, जो है वो log x है, /3 आ गया, /3 प्लस c। मैं फ़िलहाल ये फार्मूला आपको यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि हो सकता है याद ना हो, आप अभी याद ना किया हो या थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो। x⁴n dx इज इक्वल टू वो था x⁴n+1/n+1। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। n यहाँ पे 2 है, तो t की पावर 1 ज़्यादा हो गई तो 3 हो गया, और नीचे 3 आ गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह का है। ज़रा सा गौर से देखना पड़ेगा कि यहाँ 2 फंक्शन क्या है। एक तो आपको याद रखना चाहिए कि फंक्शन या मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, प्लस प्लस नहीं हो रहे होंगे, तो फिर वहाँ पे कैसे लिखेंगे, वरना हम x + x log x dx। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर तो किसको सपोज करें और किससे जाके वो मल्टीपल dx होगा, तो यहाँ पे हमें कुछ और करना पड़ेगा, नज़र भी नहीं आ रहा। और कुछ और क्या करना है, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि x कॉमन है, यहाँ से x कॉमन है, तो ये आ गया 1 + log x, और ये आ गया आपके पास dx। अब कुछ पता चल रहा है आपको कि क्या सपोज करें, यस 1 + log x को अगर आप t सपोज कर लें तो उसका डेरिवेटिव 1/x आएगा, ये है 1/x। ठीक है। अगर प्रॉब्लम है तो मैं इसको अलग से लिख के दिखा देता हूँ आपको। 1/, ये 1 + log x ये आ गया, ये पहला f(x) मैंने पहले लिखा है जिसका डेरिवेटिव है, इंटू ये 1/x है dx। सही है। ये राशि लिख ली, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। अब आप सपोज कर लीजिए लेट
एक्स प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। ये मैंने देख लिया है कि इसका डेरिवेटिव क्या कहते हैं, ये है, क्या सपोज कर रहा हूँ, ये 1 प्लस लॉग एक्स है कि इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स है। किस तरह से? 1 का डेरिवेटिव तो 0 आ गया, लिखना बेकार है, वो एक्स का लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स आ गया, और साथ में डी एक्स लिखेंगे जैसे आपको बताया है, इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, टी के साथ डी टी, एक्स के साथ डी एक्स, ये आ गया। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए, आई इज इक्वल टू, आई का फ़ायदा यही है कि एकदम ये इससे पता नहीं, ये नहीं पूछेंगे आप कहाँ से आ गए, ये आई की वैल्यू चल रही है, सब ऊपर है, इसलिए आई लिख लेते हैं शुरू में। ये इंटीग्रल का साइन 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, जो कि हमने टी लिया है, तो 1 अपॉन टी। ठीक है, और फिर क्या है 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ये है 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ये बराबर आ गया डी टी इज इक्वल टू, इसको आप उठाकर फिर वैसे लिख लीजिए। अब हमें ऐसे लिखना पड़ेगा कि टी पता नहीं पॉजिटिव है निगेटिव है, कुछ डाउट है तो इसे पॉजिटिव लिख ही देते हैं हम, प्लस सी, लॉग की वैल्यू लिख लीजिए, लॉग, और ये लॉग टी है, लॉग, तो ये हमने लिख लिया, टी की वैल्यू कितनी है 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, टी की वैल्यू आ गई, इसको आप मॉड में लिख लीजिए, हो सकता है नेगेटिव हो, प्लस सी। सी जब लिखते हैं जैसे ही लॉग ख़त्म होता है सी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमें, लॉग प्लस 1 प्लस लॉग एक्स, ये टी की वैल्यू लिखी है मैंने 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, मेरे ख्याल से मेथड आपको कुछ ना कुछ क्लियर हो रहा होगा। अभी हम और क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन द सेंस दैट कि जब और आगे मेथड के 2 और मेथड पढ़ने हैं आपको, जब आप वो पढ़ेंगे 2 मेथड, तो उसमें भी ये एक स्टेज पे जाकर यूज़ हो सकता है, बल्कि चेंज करते हैं। ये हमने क्वेश्चन 3 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, अब मैंने इसे लिखा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लिख रहा हूँ, मैंने क्या लिखा, जो इन्होंने लिखा है उसी को लिख रहा हूँ। वो है हमारे पास साइन, और फिर साइन लिखा है, और एंगल जो है उसका कॉस एक्स है, और ये क्योंकि इंटीग्रल कर रहे हैं इसलिए डी एक्स लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास साइन, और फिर साइन कॉस एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर अच्छा, अब तक एक चीज़ इसमें और चेंज हो रहा है, वो ज़रा नोट करेंगे। मैंने आपको बताया था एक एफ एक्स होगा और एफ डैश एक्स होगा, यहाँ पर जो है ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर साइन एक्स का डेरिवेटिव जो है कॉस एक्स है, जो कि साइन का एक्चुअली इसे फंक्शन ऑफ ए फंक्शन कहते हैं, वो खैर भूल जाइए क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। तो यहाँ पर जो है साइन एक्स का डेरिवेटिव जो है, साइन एक्स का डेरिवेटिव जो है वो साइन कॉस एक्स है ना। तो ये साइन एक्स, ये एक्स रह गया, और ये हो गया साइन कॉस एक्स। तो अगर मैं कॉस एक्स को टी सपोज कर लूँ तो ये साइन टी हो जाएगा, और इसके डेरिवेटिव में साइन एक्स आ जाएगा। तो दूसरी चीज़ ये हुई, या तो पूरा फंक्शन जो है डेरिवेटिव दिया हुआ होगा, जैसे मैंने बताया था एफ एफ एक्स। अगर वैसा नहीं है तो फिर ये होगा उस जो दूसरा फंक्शन है उनमें से एक फंक्शन जो है उसका एक हिस्सा जो है वो डेरिवेटिव होगा। ठीक है ना। तो ये 2 बातें याद रखनी है, या तो पूरा फंक्शन होगा, वो देख लेते हैं, नहीं आ रहा तो फिर ये देख लेना चाहिए कि फंक्शन ऑफ, यानी फंक्शन के अंदर कोई और फंक्शन तो नहीं है जिसका डेरिवेटिव मौजूद, जैसे कि यहाँ पर है। इसे फिर मैं आई लिख देता हूँ, और सपोज करते हैं लेट कॉस एक्स को मैं सपोज कर रहा हूँ ताकि साइन टी हो जाए, और ये फिर आपका डेरिवेटिव में आ जाए। एक काम इससे पहले भी एक काम और कर लेते हैं हम। पहले मैं इसे फर्स्ट, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आपको अभी फ़िलहाल क्लियर नहीं होगा तो ये क्लियर हो जाए। साइन एक्स लिख लिया, और ये साइन एक्स डी एक्स, ताकि डेरिवेटिव जो आप देखेंगे कि डेरिवेटिव आएगा, तो और वो उसमें भी थोड़ा सा फ़र्क होगा। लेट, इसको सपोज करते हैं ना, ताकि इसके लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। सही है। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर उसी तरह से। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव हमें याद है माइनस साइन एक्स है। ठीक है, और ये बताया है कि जिधर
एक्स है उधर डी एक्स लिख दो, जिधर टी है उधर डी टी लिख दो। सही है। अब ज़रा देखिए, हमारे पास यहाँ पर है साइन एक्स डी एक्स और यहाँ पर है माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो ऐसा करते हैं, इसी को लिखने के लिए हम यही लाने के लिए लिख लेते हैं साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक है। अब आप ऐसा करें, आई इज इक्वल टू, ये साइन तो इसी तरह से आ गया, ऐसे हमने कुछ नहीं किया। कॉस एक्स को हमने टी सपोज किया है, ये टी आ गया। इस सब की वैल्यू आ गई माइनस डी टी। यहाँ मैं लिख देता हूँ माइनस डी टी, लेकिन उस माइनस को देखिए, रूट से इससे इंटीग्रल से बाहर कांस्टेंट भी ला सकते हैं, बल्कि कांस्टेंट ही ला सकते हैं, तो माइनस का मतलब है -1, ये बाहर आ सकता है। लेकिन आएगा इंटीग्रल से बाहर सिर्फ कांस्टेंट ही, एक्स वगैरह नहीं आएगा। तो ठीक है, तो इसकी वैल्यू माइनस डी टी थी, तो माइनस तो मैंने बाहर लिख दिया और डी टी आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, ये तो माइनस ये वाला आ गया। और साइन एक्स का इंटीग्रल क्या था, कुछ याद आया आपको? साइन का इंटीग्रल होता है कॉस एक्स, डेरिवेटिव वाला हिसाब नहीं है, प्लस सी इज इक्वल टू वो कॉस टी प्लस सी। सही है। तो ये हमारे पास आ गया कॉस टी प्लस सी माइनस में। अब क्या करूँगा मैं, जाहिर सी बात है टी की वैल्यू रखूँगा। कॉस टी की वैल्यू क्या थी, ये हमने सपोज की थी कॉस टी, कॉस एक्स, ये तो कॉस ये आ गया, टी आ गया प्लस सी। सही, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है, ये आई से लेकर ही चल रहा हूँ शुरू में। आई इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है आपको, साइन ए एक्स प्लस बी। दूसरा आ गया कॉस ए एक्स प्लस बी, और फिर डी एक्स तो हमें लिखना ही है क्योंकि डेरिवेटिव हम लिख रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया। इसमें आपको दो फंक्शन नज़र आ रहे हैं, एक साइन ए एक्स प्लस बी है, दूसरा कॉस ए एक्स प्लस बी है। और ये देखिए, साइन ए एक्स प्लस बी के डेरिवेटिव में कॉस ए एक्स प्लस बी तो आएगा, साथ में ए भी मल्टीप्लाई होगा ना, ए इंटू कॉस वही होता है ना, वो आपको याद होगा। तो वो डेरिवेटिव में भी फिलहाल नहीं जा रहा, वो आपको याद होना चाहिए। तो इसको अगर मैं सपोज कर लूँगा तो ये आ जाएगा, इसे सपोज करने पर भी ये आ सकता है, लेकिन उस हालत में ये माइनस आएगा। तो जैसे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, मतलब वो हो सकती है, तो क्यों माइनस के चक्कर में हम पढ़ें, सीधा सीधा ही ले लेते हैं। लेट साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। यहाँ से हमने इम्प्लाइज एट का निशान लगाया, तो यहाँ से जब साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, मैं रफ बता रहा हूँ आपको, ये जो है एक्स प्लस बी को टी मतलब सपोज कर लिया हमने, तो वो आ गया कॉस ए एक्स प्लस बी, और उसके बाद ए एक्स प्लस बी जो हमने सपोज किया उसका रूल लेंगे। यही चेन रूल था। चेन रूल यही है कि जो सपोज कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव लो, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए आ जाएगा और बी का 0 हो जाएगा। वो यहाँ क्या उसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ मैंने क्यों नहीं लिखा, तो वहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ए जो है ए एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इसे आप समझ लेंगे ए स्क्वायर एक्स प्लस बी। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए यहाँ लिख लिया, और यहाँ कोई ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा। और डी एक्स हमें इधर ही लिखना पड़ेगा और इधर डी टी लिखना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे कॉस ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर ए भी साथ में आ रहा है, तो इसको ए को यहाँ से निकाल दो। जब आपको करना आ जाएगा ना, तो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे काम कुछ काम इसमें ओरली भी हो जाएंगे। 1/a dt, ये अपनी अपनी प्रैक्टिस की बात होती है कि किस तरह से वो कितने स्टेप वो साथ लिख सकता है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना शुरू कीजिए। आई इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी को मैंने टी ले लिया है, तो टी आ गया। कॉस ए एक्स प्लस बी बराबर है 1/a dt।
1/a/dt। अगेन आइंदा जब आप लिखें तो जो कांस्टेंट टर्म है उसे पहले ही बाहर लिख लो, ये आपको मालूम है इसे बाहर लाना ही है हमें, तो ये मैंने यहाँ पे कांस्टेंट को बाहर ला सकते हैं, तो t/dt, ये 1/a आ गया। और t का इंटीग्रल क्या होगा, एक ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे ना, वो फार्मूला जो x⁴n जो वहाँ पे लिखा भी था मैंने, t²/2, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में लिखना ही पड़ता है, ये आ गया 1/2a। t की वैल्यू ये 2a आ गया, t की वैल्यू कितनी है, sin ax + b, तो इसका स्क्वायर आएगा, यानी का sin² ax + b, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो यहाँ c लिखा था वही आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो मैं समझ रहा हूँ कि मेथड आपको क्लियर हो रहा होगा। वैसे अगर समझ में आ भी रहा तो जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक जो है ये नहीं कह सकते कि आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तो ये मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है ax + b। dx। अब देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्ट दो फंक्शन नज़र नहीं आ रहे, सिर्फ ax + b लिखा है। प्लस वाले जो होते हैं वो तो आते नहीं, क्योंकि तो मल्टीप्लाई होकर आता है, dx की वैल्यू आती है। तो अब आप लेकिन ये देखिए कि अभी मैंने sin ax + b को डिफ्रेंशिएट किया था t लेने के बाद, तो ये क्या आया था हमारे पास। अच्छा, ये तो इधर जब मैंने किया था तो सिर्फ यह, चलो यहीं देख ली तो वहाँ खा जाए। ax + b को आप डिफ्रेंशिएट करें, इस पर रूट है, इस पर रूट है। ax + b को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ax का a आ जाएगा, b 0 हो जाएगा, सिर्फ a आएगा। a कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ सकता है। ठीक है ना। तो जब अगर कांस्टेंट डेरिवेटिव में, तीसरी बात बता रहा हूँ, पहली बात ये बताई थी कि दो फंक्शंस होंगे, एक दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, तो f(x) जो भी है उसे सपोज कर लेंगे f'(x) और dx के साथ आ जाएगा। दूसरा ये बताया था दो फंक्शन तो यहाँ पर भी हो सकते हैं, लेकिन एक का कुछ हिस्सा जो है दूसरे का डेरिवेटिव होगा और वो कोई फार्मूला बन जाएगा, तो वो कर लेंगे, जैसे अभी हमने कहीं देखा था। तीसरी बात ये बता रहा हूँ कि अगर एक फंक्शन उसके डेरिवेटिव में कांस्टेंट का फ़र्क है, सिर्फ कांस्टेंट का फ़र्क, क्योंकि कांस्टेंट को वो इंटीग्रल से बाहर वगैरह इधर उधर आ जाते हैं, तो आप उसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, वो हार्ड ऑब्जर्व हो जाएगा, जैसे अभी करेंगे। लेट ax + b = t, डिफ्रेंशिएट करिए। ये आ गया a, b तो 0 हो जाएगा, तो a dx = dt, a dx = dt। सही है। हमें चाहिए वैल्यू सिर्फ dx की, तो वो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ना होने पर भी कोई बात नहीं, = 1/2a dt। वो हम इस तरह से कर लेंगे। ax + b का डेरिवेटिव नहीं था, लेकिन कांस्टेंट है तो वो हमें मालूम है बाहर आ जाएगा, उससे कोई मसला नहीं पड़ेगा, और इसको इस तरह से कर लिया जाता है। ये आप सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए। सब्स्टिट्यूशन जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा t, और t की पावर ½ आ गई, और dx की वैल्यू आ गई 1/2a dt। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 1/a जो है, 1/2 कह रहा हूँ, 1/a जो है बाहर आ जाएगा, उसे यहाँ लिखना बेकार है, फिर उसे बाहर लेके जाओगे, dt। सही है। ये i = अच्छा, यहाँ पर भी एक तरह से पूरा फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं था, बल्कि सिर्फ इसके अंदर एक फंक्शन था ax + b, उसका डेरिवेटिव था। अब क्या करते हैं, 1/2a तो ऐसे ही आ जाएगा, t में 1 ये है ना, x⁴m+1 हो जाता है, तो 1/2 में 1 ऐड किया और इसी से डिवाइड कर दिया, 1/2 + a, और c तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा ही, 1/a ये आ गया, ये हो जाएगा t की पावर 3/2, और नीचे भी 3/2 आ रहा है, तो ये 2/3 हो गया, प्लस c। सही है। t की वैल्यू रख दीजिए, और इस नंबर को भी पहले ले आइए, 2/3, ये इसी के साथ ले लेते हैं, 2/3 है, और t की वैल्यू क्या है हमारे पास,
ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी ये लिख दिया हमने। पावर कितनी है 3/2 ये, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो है ही यहाँ पर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सही है। मैं समझ रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा आपके, क्योंकि आपकी शक्ल तो मेरे सामने है नहीं। सामने शक्ल होती तो साफ मालूम हो जाता है, आंखों से, सर खुजाने से, लिखने के अंदाज से, तो और बहुत सी चीज़ें बता देती हैं, लेकिन अब मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। इसीलिए मैं अक्सर ऐसा करता हूँ, काफ़ी तफसील से, मतलब डिटेल से बताता हूँ एक चीज़ को कई कई बार, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा कि आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये मजबूरी है। अच्छा, अब उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक्स रूट एक्स प्लस 2, और बहुत सिंपल फॉर्म में मैं बताता हूँ। सिंपल फॉर्म से मतलब ये कि जो चीज़ें शायद आपको मालूम होती हैं, वो भी लग रहा है ये बेकार में टाइम ज़ाया कर रहा है, लेकिन क्योंकि मेरे सामने बच्चे हैं नहीं, पता नहीं कैसे बच्चे हैं, कमज़ोर हैं, तेज़ हैं, होशियार हैं, तो हमें तो सबसे कमज़ोर बच्चों को लेकर जहन में रख के चलना पड़ता है। एक्स इंटू एक्स प्लस 2x। अच्छा, अब ये एक और नया मेथड आ गया, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे ना तो x प्लस 2 यहाँ पर किसी का डेरिवेटिव है, ना x का डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है जो हम यहाँ से कर सकें। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें थोड़ा ये करना पड़ता है कि हम ये जो रूट के अंदर नंबर है, इस रूट को t सपोज कर लीजिए, और फिर उससे x की वैल्यू निकालिए। ठीक है, और ये dx तो dt में हो जाएगा इसमें, तो लीजिए लेट, अभी देख लेंगे आप खुद क्या होगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू टी। ठीक है, ये तो आ गया आपके रूट टी, ये भी टी में आ जाएगा, और यहाँ से आप एक्स की वैल्यू, पहले तो एक्स की वैल्यू निकालिए, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए जब आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो जो नया वेरिएबल है वो आना चाहिए, पुराना वेरिएबल बिल्कुल नहीं आएगा, सब पूरी जगह सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। यानी यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू रखनी है, यहाँ पर भी रखनी है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 2। तीसरी सब्स्टिट्यूशन हमें क्या, यहाँ पर भी एक्स नहीं आना है, तो डी टी निकालेंगे, वो यहाँ से निकालेंगे, एक्स का डेरिवेटिव 1 डी एक्स आ गया, वो लिखा नहीं, इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया आपके पास। इस एक्स की वैल्यू भी निकाल ली है, इसकी भी निकाल ली है, और इसकी भी निकाल ली है, डी एक्स की वैल्यू भी निकाल ली है। तो जब भी रूट में नंबर हो तो ये देख लिया कीजिए कि यहाँ पर ये नंबर तो नहीं मौजूद है कि इसकी मदद से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। अब हुआ क्या, ये देखते हैं हम, एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास टी माइनस 2, और इस ये हो गया टी की पावर हाफ, और ये डी एक्स हो गया डी टी। तो यहाँ हमने देखिए तीनों जगह सब्स्टिट्यूशन किए, एक्स की वैल्यू में भी और एक्स प्लस 2 अंडर रूट की वैल्यू में भी टी। अब इसे आप कैसे करेंगे, इससे अब हम करेंगे 7.1 की, इससे पहले की जो एक्सरसाइज है उसको देख कर करेंगे। उसमें हमने क्या था, सब प्लस माइनस होते, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए ताकि प्लस की फॉर्म में आ जाए और आप इसे इंटीग्रेट कर सकें। टी की पावर हाफ है, टी की पावर 1 है, तो टी की पावर 3/2 हो गई। ये आ गया -2 टी की पावर हाफ, और ये मेरे पास ब्रैकेट आ गया, और ये डी टी, तो डी टी आ गया। आई बात समझ में, इस टी से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और डी टी आ गया। क्यों किया है, ताकि प्लस की फॉर्म में आ जाए, और हमने अभी तक कोई मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ा है। हाँ, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में कह सकते हैं मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। लेकिन सब्स्टिट्यूशन के मेथड के जो है वो आपको पीछे वाले मेथड में ले जाता है जो आपने पिछले एक्सरसाइज में किया, जैसे कि यहाँ पर ले आए। तो इनको मल्टीप्लाई, अब इसको अलग अलग आप कर सकते हैं। ये टी की पावर 5/2 आ गया, मैंने 1 ऐड करेंगे ना तो 5/2 होगा, नीचे 2/5 आए, ओ सॉरी 5/2 आएगा, तो अगली लाइन में करेंगे हम, यहाँ लिख सकता था मैं। ये -2 आ गया, ये वाला 2, टी की पावर हाफ है, तो ये 3/2 हो जाएगा जब 1 ऐड करेंगे इसमें। जब मैंने यहाँ लिखा है तो इसे भी ऐसे लिख देता हूँ 3/2, और इसके बाद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आना ही है, इज इक्वल टू,
टी की वैल्यू यहाँ पर भी रख सकते हैं, हाथ के हाथ कर सकते हैं अगर आप चाहें, और चाहें तो एक लाइन और लिख लीजिए, पहले 2/5 लिख लें। अगर आपको प्रैक्टिस हो गई है तो यहाँ पे कंफ्यूज वगैरह ना हो तो इसे यहीं पे आप टी की वैल्यू रख सकते थे, ये वाली, माइनस ये 2 है और ये 2/3 हो जाएगा, और ये टी की पावर 3/2 हो जाएगी, प्लस सी। चलो अब कर लेते हैं, इज इक्वल टू 2/5, और टी देख लीजिए कितना है, x+2 है, 5/2 माइनस 4/3, टी की वैल्यू वो सेम ही है, x+2, और ये जो है इस पे पावर है 3/2 प्लस सी। ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। इसे हम और भी सिंप्लीफाई कर रहे हैं लेकिन करेंगे नहीं, खामखा टाइम ख़राब करना है। x+2 दोनों से कॉमन ले लें, x+2 की पावर 3/2 दोनों से कॉमन ले लो, उसे हल कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, लेकिन छोड़िए, हमारा तो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको दे रखा है इन्होंने i = इंटीग्रल, ये लिखा हुआ है x√1 + 2x²। इन्होंने नहीं लिखा है dx, हमें लिखना पड़ रहा है dx, क्योंकि इन्होंने तो यहाँ लिख दिया कि इंटीग्रेट द फॉलोइंग, ये आ गया ना। अब आप क्या कर, ये है हमारा 2x²। अब हमें वही ढूंढना है कि इसका यहाँ पर डेरिवेटिव है या नहीं। यहाँ पर डेरिवेटिव है, 1 + 2x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का तो 0 हो गया, और 2x² का होगा 4x। यहाँ पर सिर्फ x है तो 4 की तो कोई प्रॉब्लम, कांस्टेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंट है तो होने दीजिए। सिर्फ आप ये देखिए कि 1 + 2x का डेरिवेटिव में जो वेरिएबल आएगा वो मौजूद है। लेट 1 + 2x² = t। डिफ्रेंशिएट हमने इसे किया तो ये आ गया 4x, 1 का तो 0 हो गया, और ये x के साथ dx आएगा, और इधर आ गया dt। अब यहाँ पे देख लो, ये 4 की परवाह हम क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x dx = 1/4 dt। सही है ना। x की परवाह हम इसलिए, 4 की परवाह इसलिए नहीं कर रहे थे कि यहाँ ऐसे आ जाएगा। तो ये हो गया आपके पास, ये जो है ना x, और ये dx ही है, तो बाद में मैं लिख दूंगा dt और dx वगैरह, ये हमेशा बाद में आखिर में लिखना चाहिए, है ना। dx और dt जो है वो आखिर में, तो ये और ये जो वैल्यू है आखिर में आएगी। सिर्फ ये लिख रहा हूँ मैं, इसको आपने t लिया है तो t की पावर आ गई हाफ, क्योंकि रूट है, और 1/4 dt है, 1/4 क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए यहाँ लिख दिया, और ये आ गया आपके पास dt। ठीक है ना। अब इसे इंटीग्रेट कर लीजिए, 1/4, t की पावर हाफ है, 1 ऐड करेंगे तो t की पावर 3/2 हो जाएगा। 1/4 और t की पावर 3/2 हो जाएगा, और हाथ साथ के साथ ही नीचे जो 3/2 आएगा उसको रेसिप्रोकल कर दिया, प्लस सी = ये 2 से 4 कैंसिल भी हो रहा है, कर लीजिए इसे, तो 1/6, t की पावर कितनी है 3/2, लेकिन t है क्या 1 + 2x², और इस पर पावर आएगी 3/2, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आना है। ठीक है ना। तो एक तरह से सिंपली क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी सिंपली है क्योंकि यहाँ पर भी हमें डेरिवेटिव नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, ये है 4x + 2, और ये रूट है x² + x + 1 dx। देखिए यहाँ पर तो ये आसान है, इसलिए कि आपको मालूम है करना ही से एक ही मेथड से, वो तो पहला मेथड तो हो नहीं रहा, एक ही मेथड से आपको इसे करना है, तो सब्स्टिट्यूशन से मेथड करना है। तो अब हम ढूंढना है कि किसका कहाँ पर डेरिवेटिव है। इसका डेरिवेटिव ये तो हो नहीं सकता, x से यहाँ पर खाली 4 ही रह जाएगा। इधर देखते हैं इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आएगा 2x + 1, यह है 4x + 2, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है। सही है ना। तो यानी कि डेरिवेटिव है लेकिन छुपा हुआ है, वो इस तरह से लिखा हुआ है 2
2x प्लस 1, 2 कॉमन ले लिया है मैंने इसमें से, और ये आ जाएगा। ये लिखा हुआ है इन्होंने, डेरिवेटिव को थोड़ा सा 2 से मल्टीप्लाई करके छुपा दिया था। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कांस्टेंट का कोई फ़र्क नहीं होता, कहीं पे भी दे रखा हो किसी तरह से भी, इंटीग्रेशन की बात हो रही है तो वहाँ पर तो आपको इसको इधर उधर एडजस्ट कर सकते हैं, इंटीग्रल से बाहर ले आओ वो अपना। तो अब सपोज कर लीजिए, लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करें इसे तो ये आएगा 2x प्लस 1। अब देखिए मैं डी एक्स ऐसे नहीं लिखूँगा, ऐसे लिखूँगा तो सिर्फ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि ये एक्चुअली डी एक्स जो है ना दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ब्रैकेट ज़रूरी हो गया, इज इक्वल टू डी टी। सही है ना। अब सीधा सीधा काम हमारा ये है कि इसे सब्स्टिट्यूशन कर दें। तो टू तो कांस्टेंट है, कुछ नहीं कर रहा है, इसे तो बाहर निकाल लो इंटीग्रल से। अब ये 2x प्लस 1 डी एक्स मिलकर डी टी आ जाएगा, वो भी आखिर में आ जाएगा। सिर्फ ये वैल्यू आ गई अब केवल टी के ऊपर पावर हाफ, और ये हो गया डी एक्स। सही है, इज इक्वल टू 2 टी पर 1/2 में 1 ऐड करेंगे 3/2 एक्स पावर एन वाला फार्मूला इंटू 2/3, इसी नंबर से डिवाइड करते हैं ना, तो रेसिप्रोकल लिख दिया मैंने, प्लस सी। ये आ गया 2 टू द 4/3, टी की वैल्यू रख दीजिए जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सही है, पावर इस पर कितनी है 3/2 प्लस सी, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से 1 2 4 क्वेश्चन और कर लें, काफ़ी आपका कोर्स बहुत ज़्यादा है, वीडियो तो लंबी हो जाती है लेकिन मेरे ख्याल से ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 10, वन अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स डी एक्स। इस क्वेश्चन में भी डेरिवेटिव मौजूद, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा लेकिन डेरिवेटिव मौजूद है, वो पैदा करना पड़ेगा हमें। और उसके लिए तरीका ये है कि उसके लिए आपको ये मालूम होना ज़रूरी है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव में भी 1 वो रूट एक्स आता है। कैसे आता है वो एक अलग बात है, देखते हैं अभी। लेकिन ये याद ध्यान रखिए कि जहाँ रूट एक्स है वहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, पहले उसे चेंज कर लेता हूँ मैं। देखिए इस मेथड का नाम है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है ना, तो इसमें ये मेथड से आपको याद रखने हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप डी एक्स को अलग लिखें, ये डी एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन, ठीक है ना, जनरली ऐसे ही लिखते हैं डी एक्स अपॉन दिस। यहाँ से आप रूट एक्स कॉमन ले लें। ठीक है, अभी मैंने बताया था रूट एक्स के डेरिवेटिव में रूट एक्स आता है, तो यहाँ से अब रूट एक्स कॉमन लिया, ये हाफ पावर है, ये 1 पावर है, तो रूट एक्स बचेगा। यहाँ पर -1 आ गया, डी एक्स तो मैंने ऊपर लिख दिया। अब देखिए आप रूट एक्स -1 को आप टी के बराबर रख दीजिए, और यहाँ आपको लेट, अगर आप कहें तो मैं इसे ऐसे लिख दूँ, एक्स, एक लाइन बच जाएगी, एक इसको कहा जाए तो ऐसे लिख दिया जाए एक्स पावर, ये रूट को इस तरह से लिख दूँगा है -1 रूट एक्स -1 इज इक्वल टू टी। सही है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले 1/2 आएगा, ठीक है, और x की पावर आ जाएगी 1/2 -1, यानी x की पावर -1/2 आ गई। ठीक है, 1 का तो 0 हो जाएगा, इसलिए डी एक्स इज इक्वल टू 0, और इधर डी टी आ गया। इसको अभी हम सलीके से लिख लेते हैं, ये 1/2 तो ऐसे ही रहा, या इसको उठा के इधर ले जाओ, ये 2 डी टी कर दूंगा मैं। ये आ गया x, नीचे आएगा x की पावर हाफ जो कि √x हो गया, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो जो मैं कह रहा था कि रूट एक्स के इंटीग्रल में डेरिवेटिव में रूट एक्स आता है,
और उसको जो है इसी वजह से हम इस तरह की जहाँ पे रूट हो रहा हो वहाँ पे इस बात का ध्यान रखिए कि सब्स्टिट्यूशन हम ऐसे ही कर सकते हैं, हो सकता है और भी रास्ते हों वो अलग बात है, लेकिन वहाँ पे वो रूट एक्स जो है ऐसे ही रेस्ट पर एक्स में भी होता है कहीं ना कहीं कोई, हाँ दिए हुए हैं क्वेश्चन वो देखेंगे, ऐसे रेस्ट पर एक्स का डेरिवेटिव रेस्ट पर एक्स होता है तो सब्स्टिट्यूशन वगैरह में हो जाते हैं इस तरह क्वेश्चन। ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको देखते हैं। तो यहाँ आ जाइए, आई इज इक्वल टू, ये आई लिख लेता हूँ मैं, ये एकदम जो है कनेक्ट हो जाता है उससे। आई इज इक्वल टू, यहाँ से चले ऊपर है डी एक्स, तो ऊपर तो मैं लिख लेता हूँ डी टी, क्योंकि डी एक्स और डी, अच्छा इसको और लिख लीजिए। ये देखिए आप, मैं इसको ऐसा करता हूँ, अभी नहीं बदलता, डी ये लिखते हैं हम डी एक्स, ऐसे करें पहले 1/√x - 1, ठीक है, इसको अलग कर लिया। और इसको जो है 1/√x dx, ये मैंने कर लिया है ना, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। ये जो है मैंने सिर्फ इस वजह से लिखा है, इसको लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, मैं तो ऐसे ही लिख देता कि ताकि आपको ये नज़र आने लगे 1/√x और dx जो है ये है, ठीक है। शुरू में चीज़ें नज़र नहीं आती, हालांकि बहुत सिंपल है, लेकिन शुरू में नज़र नहीं आती है, वो अजीब अजीब सी लगता है। तो 1/√x - 1 और ये आ गया। अब इसको जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे 1/√x - 1 हमने कितना लिखा है, ये √x ही है, √x - 1 टी के बराबर लिखा है, तो ये तो टी आ गया आपके पास, ठीक है। ये तो टी आ गया, और ये आ जाएगा पूरा का पूरा मिलने के बाद ये डी टी, सही है ना। और इसको अगर हम चाहें, क्योंकि हमें टी के बारे में पता नहीं है पॉजिटिव है निगेटिव है, इसलिए ये लिखना ज़रूरी है, +c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लॉग टी की वैल्यू लिख दीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। लॉग टी की वैल्यू जो है, क्या लिया है हमने, टी ये लिया है √, चाहो तो इस फिर से √x ही लिख दो, √x - 1 और +c। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 था। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इसमें 39 क्वेश्चन है, तो मैं आपको 13 आज कर देता हूँ ना, ये इतने काफ़ी, चलिए इतने काफ़ी, पहले इसको आप रिवाइज कर लीजिए, फिर कहेंगे बहुत लंबी हो, कई लोग कहते हैं लंबी हो गई, तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। इसको रिवाइज कीजिए और बहुत जल्दी दूसरी वीडियो भेज दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करें, कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है।